तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में डी सेक्शन के अंतर्गत आता है और 6 नंबर का आता है। जैसा आप शीर्षक देख रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय अर्थात ग्राफीय निरूपण। इसके लिए हमें दो समीकरण दिए हुए होंगे और प्रत्येक समीकरण को हमें एक रेखा के रूप में ग्राफ पर व्यक्त करना है, ठीक है। और उसका हल कब माना जाएगा? जब दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करें और वह प्रतिच्छेद बिंदु उस समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। तो यहां दो चर के रूप में एक्स वाई हो सकते हैं और कोई ए बी सी हो सकता है। ये केवल प्रतीकात्मक होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है। और चर आप जानते ही हैं जिनकी वैल्यू स्थिति के हिसाब से बदलती रहे, और अचर जिनकी स्थिति कभी ना बदले। मैं सीधे सीधे समीकरणों पे आऊंगा, उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी आपके दिमाग में ये हो जाता है और आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है संगत युग्म और असंगत युग्म क्या है। तो देखिए, जैसे शीर्षक आपने पढ़ा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हमारा काम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। और हल करना क्या होता है कि x की कोई यूनिक वैल्यू आती है और y की कोई यूनिक वैल्यू, यूनिक मतलब अद्वितीय मान आता है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अर्थात उस समीकरण का कम से कम एक हल हमें प्राप्त हो गया कि भाई x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान 2 और y का मान 3 रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। तो जो ये x बराबर 2 और y बराबर 3 है, ये क्या है? उसका अद्वितीय हल है। और ऐसी परिस्थिति प्राप्त होने पर वो समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। और इसका विलोम कीजिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? विच हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता लगे कि किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, किसका नहीं होगा, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर होंगी? तो उसके लिए एक आसान सा उपाय मैं आपके लिए बता देता हूं। अगर मैं पहले समीकरण युग्म को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसमें आप देख रहे हैं पहला जो समीकरण है इस युग्म का, जो पहला समीकरण वो क्या है? इसमें x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, अचर पद के रूप में c1 आ रहा है। इसी तरह दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में अगर 0 लूं, ठीक है, तो हम इनको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। अब मैं 3 सूत्र आपके लिए बताने जा रहा हूं, बहुत सरल हैं, आप केवल ध्यान से सुन लें, स्क्रीन पर देख लें, आपके समझ में आ जाएगा। मैं अगर दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात निकालूं तो a1 बटे a2 हो जाएगा। पहले समीकरण का x का गुणांक a1, दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2। तो a1 a2 क्या हो गया? दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात बराबर आ जाए b1 बटे b2, ठीक है। और ये बराबर आ जाए c1 बटे c2 के। इसका मतलब ये b1 b2 क्या है? y के गुणांक दोनों समीकरणों के c1 c2 दोनों समीकरणों के अचर पद आ जाए। ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति आने पर हो तब ऐसे समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्यों बोल रहा हूं? सिस्टम के लिए, जोड़े के लिए, क्योंकि ये दोनों समीकरणों का जोड़ा है। तो ऐसे समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के अनंत हल तो प्राप्त होंगे, साथ में दोनों समीकरणों की जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो अलग अलग नहीं होंगी, एक ही लाइन उनकी प्राप्त होगी। अर्थात दोनों समीकरण ऐसे होंगे जिनको एक ही लाइन से व्यक्त किया जा सकेगा। और ऐसी परिस्थिति को हिंदी में एक अलग सा शब्द है, अगर त्रुटि हो तो आप इंग्लिश शब्द पर ही जाना, जिसको संपाती बोलते हैं। तो दोनों समीकरणों की जो लाइनें हैं, समीकरणों को व्यक्त करने वाली रेखाएं एक ही होगी,
एक ही अर्थात संपाती हो, और ऐसी स्थिति में जो हल कहलाएगा वो संगत हल कहलाएगा तथा हल संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, हल क्योंकि एक हल प्राप्त हो गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में जो समीकरण निकाय का जो समीकरण निकाय है वो क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। क्योंकि संगत युग्म की परिभाषा क्या है, क्योंकि उस समीकरण निकाय का कम से कम एक हल प्राप्त हो। अब यहाँ एक नहीं अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वो समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। ठीक है, हल को नहीं, उस समीकरण निकाय को क्या बोलेंगे, संगत युग्म कहेंगे। तो नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि ये स्थिति प्राप्त हो, a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे b2 प्राप्त हो, लेकिन c1 बटे c2 के ये प्राप्त नहीं हो। अभी मैं उदाहरण लेके आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तब और समझ में आ जाएगी कि ऐसी कंडीशन प्राप्त हो कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो, लेकिन यह अनुपात अचर पदों के अनुपात के बराबर नहीं हो। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऐसे समीकरण निकाय को हम हल कर ही नहीं सकते, अर्थात x का कोई यूनिक मान और y का यूनिक मान प्राप्त होगा ही नहीं। वो तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, हल प्राप्त नहीं होगा। साथ में दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली जो लाइन है, करने वाली रेखाएं जो ग्राफ पर हैं, वो एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, और अब आप पूछेंगे सर ऐसे समीकरण निकाय को या सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अर्थात ऐसा समीकरण निकाय असंगत युग्म कहलाएगा, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट लिख देता हूं इंग्लिश में भी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है भाई, अब चलो मैं इधर को लिख देता हूं, ऐसी भी कंडीशन प्राप्त हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि a1 बटे a2 ही प्राप्त नहीं हो बराबर b1 बटे b2 के, ऐसी कंडीशन आ जाए, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो y के गुणांकों के अनुपात के, तो ऐसा समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात x की कोई एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी और y की कोई एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जो दोनों समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, वो तो ऐसे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब समझ गए आप कि x की कोई एक वैल्यू आएगी और y की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगी। साथ में दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली जो रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, और वो प्रतिच्छेद बिंदु ही उस समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु ही उस समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। अब आपसे पूछूं मैं, तो बताइए भाई ऐसा समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत? भाई जिसका हल प्राप्त हो रहा है और जिसका हल कम से कम एक प्राप्त हल हो रहा है वो क्या है, संगत युग्म। ठीक है, असंगत कौन होता है, जिसका कोई हल नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन वाला युग्म क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, अब मैं उदाहरण लेकर आपको इसको और स्पष्ट करता हूं।
मेरी बात को और स्पष्ट करने के लिए आपके सामने 3 उदाहरण प्रस्तुत हैं। इन तीनों उदाहरणों में दो समीकरण दिए गए हैं। इनको देखकर अब आप ये बताने का प्रयास करें कि तीनों कंडीशनों में से इसकी कंडीशन कौन सी है, अर्थात किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा या किसके अनंत हल प्राप्त होंगे, कौन सा समीकरण युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। तो आपको दो बातों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला समीकरण युग्म देखते हैं। तो उसको पहले किस रूप में लिखना पड़ेगा हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, अर्थात बराबर 0 होनी चाहिए। सारे चर और अचर बाईं तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो सबको पक्षांतरण करके एक साइड में रखिए सबसे पहले। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, समीकरण 1। और इसके नीचे दूसरे समीकरण को लिखिए, 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए इसमें सीधे सीधे लिखिए a1 बटे a2। a1 क्या होता है, x का गुणांक पहले समीकरण में, और x का गुणांक पहले समीकरण में क्या है, 1। ठीक है, और a2 क्या है, समीकरण 2 में x का गुणांक जो कितना है, 3। तो a1 बटे a2 का मान कितना है, 1/3। इसी तरह आप निकालिए b1 बटे b2 का। तो b1 का मतलब होता है पहले समीकरण में y का गुणांक जो कितना है, 1, और b2 क्या है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1/2। ठीक है, इसी तरह अब c1 बटे c2 या अचर पदों का जो अनुपात है वो क्या है, -3 बटे -4, अर्थात इसको कह सकते हैं 3/4। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन कौन सी हो गई कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, क्योंकि ये 1/3 है, ये -1/2 है, और ये 3/4 है, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अतः इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरा आपको पहले ही लिख दिया है, अद्वितीय हल होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इन समीकरण निकाय को व्यक्त करने वाली ग्राफीय रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करने वाली होंगी। और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपके हो गए। इधर आइए, उसी रूप में लिखें 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे को लिखिए 3x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। उसी तरह आप निकालिए a1 बटे a2, अर्थात दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात वो बराबर हो गया 2/3। इसी तरह b1 बटे b2, अर्थात दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का अनुपात ये कितना आ गया, 4/6। 2 से काट दीजिए, 2/3। अब अचर पदों का अनुपात भी निकाल लीजिए, -10 बटे -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, नहीं 5 से नहीं कट रहे हैं भाई, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। तो कंडीशन क्या हुई भाई, देखिए a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, 2/3 और ये भी 2/3 है। तो कंडीशन क्या हो गई, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन नंबर 2 जो मैंने अभी बताई थी। और कंडीशन नंबर 2 क्या बताई थी कि ऐसी कंडीशन आने में समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो दोनों समीकरणों को ग्राफ पर व्यक्त करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। दूसरा आंसर हो गया, पैरेलल लाइन होंगी दोनों को व्यक्त करने वाली। और समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, असंगत, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत युग्म कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाएगा। ठीक है, तीसरे स्थिति में आते हैं भाई, इसको भी उसी तरह लिखते हैं।
कि 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 9x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2। निकालिए a1 बटे a2, दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात 3/9 बराबर 1/3। इसी तरह आप यहाँ निकाल दीजिए b1 बटे b2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1/-3, ठीक है। तो -1/-3, इसका मतलब ये भी 1/3 है। अचर पदों का अनुपात भी निकाल लीजिए साथ में। तो c1/c2 क्या है, -2y-6, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/3 ही ये आ जाएगा क्योंकि 2 3 6। तो क्या स्थिति आई भाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। और ये कंडीशन याद आ गया ना, कौन सी है, कि ऐसे समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अर्थात x की कोई वैल्यू रखिए, y का कोई मान रखिए, सारे मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो कैसी कंडीशन बनेगी भाई, अनंत हल होंगे, ठीक है। और दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली लाइन क्या होगी, एक ही लाइन होगी, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण व्यक्त हो जाएंगे। और तीसरी बात और रह गई, कौन सी, कि समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, कौन सा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत, संगत, क्योंकि हल अनंत है भाई, एक हल पर ही संगत हो जाता है, इसके तो अनंत हल हैं। तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत युग्म, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं सीधे सीधे एक युगपद समीकरण लेकर आपको ग्राफीय निरूपण समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, पहला समीकरण हमारे पास है 2x + 3y बराबर 13, 5x - 2y बराबर 4, ये समीकरण दूसरा है। अब इनको ग्राफ पर कैसे व्यक्त करें, तो देखिए दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ पर व्यक्त करना है और प्रत्येक समीकरण को एक रेखा के द्वारा। अब एक बात सोचिए कि रेखा के लिए एक प्रारंभिक बिंदु चाहिए, एक अंतिम बिंदु चाहिए, पता है ना आपको। तो रेखा, जैसे एक रेखाखंड है ए और बी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बिंदु कहाँ से शुरू हुआ है और बी बिंदु कहाँ खत्म हुआ है। इसका मतलब मुझे अब ऐसे एक्स और वाई के युग्म की या जोड़ों की जरूरत पड़ेगी, जो दो ऐसे जोड़ों की, ठीक है, और उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो उस समीकरण को व्यक्त करने वाली रेखा होगी। अर्थात मुझे निर्देशांक चाहिए, क्योंकि आपको पता है ग्राफ पर x का मान और y का मान क्या कहलाता है, वो निर्देशांक कहलाते हैं। तो मुझे ऐसे निर्देशांक युग्म की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हों, और उन निर्देशांकों को मिलाने वाली रेखा ही इस समीकरण को व्यक्त करने वाली रेखा होगी। तो उनको ज्ञात कैसे करते हैं भाई, इनको सबसे सरल तरीका ये कि इन दोनों जो x और y के गुणांक वाले जो है ना, ये जो राशि है 2x और 3y, इनमें से अधिक गुणांक वाली राशि को दाईं तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। वैसे कोई ऐसा नियम नहीं, आप किसी को भी पक्षांतरित कर सकते हैं, पर सरलता के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं क्या रखता हूं कि 2x को इधर रख रहा हूं 13 और 3y को इधर भेज रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 13 - 3y/2। अब मैं क्या करूंगा, y के मान रखता जाऊंगा और x के मान निकालता जाऊंगा। y के मान ऐसे रखिए जिनसे x का मान पूर्णांक में प्राप्त हो। आप कहेंगे सर दशमलव में प्राप्त हो जाए तो क्या समस्या, समस्या तो कुछ नहीं है, पर ग्राफीय निरूपण करते समय क्योंकि एक बड़े खाने में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, या तो हमें पैमाना मानना पड़ेगा या फिर वो छोटी छोटी लाइनें 10 में से वो गिननी पड़ेंगी, ठीक है, जिनसे क्या आंखों पर भी दबाव पड़ेगा, गलती होने की भी संभावना अधिक रहेगी। इसलिए क्यों ऐसी बातें करे जाएं, ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे गलतियां हों। तो आप x और y के मान पूर्णांक में ही रखिए, ठीक है, और मान भी ऐसे रखिए जिससे पूर्णांक में ही। अब जैसे अब मैं आपके लिए बताऊं, जैसे y बराबर अगर मैं 0 रख दूं, y बराबर 0 रख दीजिए, और ऐसे मान भी मत रखिए जिनसे x का मान 20 आ जाए, तो फिर पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खानों की संख्या 8 या 9 से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमें 4 भाग करने पड़ते हैं। अभी मैं ग्राफ बनाकर जब बताऊंगा आपको पता लग जाएगा। तो मान x और y के विदिन 8 के बीच में आ जाएं, तो ऐसे मान रखना है हमें।
और मान जरूरी नहीं है कि प्लस में रखे जाएं, मान माइनस में रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, कैसे भी रखो, एक्स और वाई के मान दोनों सही आ जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं वाई बराबर क्या रख देता हूं, जीरो रख देता हूं, तो देखिए ये जीरो हो जाएगी टर्म, तो 13/2 अर्थात एक्स का मान 6.5 आएगा। हालांकि कोई समस्या नहीं है, 6.5 को भी हम ग्राफ पर व्यक्त कर सकते हैं, पर पूर्णांक में क्यों, जब हम y बराबर 1 रखकर पूरा मान प्राप्त कर सकते हैं x का, तो रख कर देखिए ना। तो नंबर 1, यदि y बराबर 1 है तब, तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा भाई, 13 माइनस 3 गुणा 1/2, तो 13 में से 3 गया तो 10, 10/2 बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर 1 पर x का मान कितना आ गया, 5। इन मानों को साथ के साथ एक सारणी में लिखते चलिए, तो मैं सारणी यहां बना लेता हूं। ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, अब यहां गलती मत कर जाना, जल्दी में हम 1 और 5 लिख सकते हैं। अरे भाई ये y बराबर 1 है, तो y वाले कॉलम में 1 लिखिए और x का मान 5 है, x के सामने 5 लिखिए। ठीक है, अब फिर दूसरा, अब आप सोच रहे हो साहब y बराबर 2 रखने पर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहां देखिए नीचे क्या है, 2, जब बटे 2 में है तो y के मान भी 2 के अंतर पर रखने पर x के मान पूर्णांक पाएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे y बराबर 1 रखा तो अब y बराबर 3 रखा जाएगा, तभी पूर्णांक में आएगा। अगर आप जो कहें यहाँ 3 होता मान लीजिए या 5 होता मान लें, तो y के मान हमें 5 के अंतर पर रखने पड़ते। जैसे y बराबर 1 रखने पर पूर्णांक में आया x का मान, तो फिर y बराबर 6 रखने पर आता। बात आई ना समझ में, भाग्य से यहाँ 2 है तो 2 के अंतर पर रख लीजिए। तो अब यदि y बराबर 2 है तब x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, 2 रखने पर नहीं आएगा ना, मैंने अभी बताया था कितना, 3 रखिए, क्योंकि यहाँ 1 रखने पर प्राप्त कर चुके हैं, अब 2 ज्यादा पर आएगा, तो 3 इंटू 3/2, तो 13 माइनस 9 जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 4, 4/2 बराबर 2। अर्थात y बराबर 3 रखने पर x का मान कितना आया, 2। केवल 2 मानों से ग्राफ बन जाएगा इस समीकरण को व्यक्त करने वाला। लेकिन अगर आपने निर्देशांक निकालने में कहीं त्रुटि कर दी तो त्रुटि पकड़ में नहीं आएगी। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है, आप 3 निर्देशांक निकाल लीजिए, जिससे कोई गलती की संभावना हो ही नहीं, क्योंकि गलती से पकड़ में आ जाती है। अगर वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं हुए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती है। भाई गलती मानव है, हम कर जाते हैं, माइनस प्लस की गलती हो जाती है। वैसे अगर आप जल्दी में हो, समय कम हो, तो 2 निर्देशांक पर्याप्त हैं इस समीकरण को ग्राफ पर व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तीसरा निकाल लेते हैं। चलो, हमारा जा भी क्या रहा है, यदि अब क्या रखेंगे, y बराबर 5 है तो 2 के अंतर पे रखना पड़ेगा, तब x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 5/2, अर्थात 13 से 15 गए तो -2/2 बराबर -1। x का मान -1 आया जब y बराबर क्या रखे थे हमने, 5। इसी तरह अब समीकरण 2 से निर्देशांकों को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां बड़ा कौन है, 5x, 5x को उधर पक्षांतरित कर दीजिए। वैसे मैंने पहले ही बताया था नियम कुछ भी नहीं है, सरलता के लिए ऐसा करते हैं, आप चाहे जिसको इधर रख लें, फिर भी बड़े को पक्षांतरित करने में फायदा है। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, -2y बराबर 4 माइनस 5x। अब पहली बार माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए चिन्ह सबके बदल डालो। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2y बराबर -4 प्लस 5x। ठीक है, तो इससे y का मान क्या आ गया भाई, 5x माइनस 4/2। ये ना 5x प्लस के हैं -4/2, 2 नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, x के मान रखूंगा, y के मान प्राप्त करूंगा। ये ध्यान रख लेना, x के मान रखे जाएंगे, y के मान प्राप्त होंगे। तो अब जैसे देखिए इसमें मैं x बराबर 1 रखूं तो 5 माइनस 4 1/2 0.5 पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो x बराबर 2 रख कर देख लीजिए। तो यदि x बराबर 2 है तब y बराबर 5 इंटू 2 -4/2, 10 - 4, इसका मतलब
6/2 बराबर 3। इसका मतलब ये जो युग्म आया समीकरण का, समीकरण से जो निर्देशांकों का युग्म प्राप्त हो रहा है उनको भी सारणीबद्ध कर लेते हैं। एक्स और वाई की इस तरह से सारणी बनाकर एक्स का मान 2 रखा, वाई का मान 3 आ गया। ठीक है, बटे 2 है इसलिए 2 के अंतर पर आएंगे। तो अब x बराबर 4 है तब, ठीक है, y बराबर 5 × 4 - 4/2, 20 से 4 गए तो 16 और 16/2 बराबर 8। तो देखिए 4 पर 8। अब देखिए मैं रखूं 6 तो 5 × 30, 30 में 4 गए तो 13 आ जाएगा, y का मान जो ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा है तो फिर जरूरी नहीं है कि x बराबर में 2 रखूं, -2 भी रख सकता हूं, 0 भी रख सकता हूं, तो 0 रख लीजिए ना। x बराबर 0 है तब y बराबर 5, ये ना 5 × 0 - 4/2, तो 5 और 0 का गुणा 0 आ जाएगा, तो ये -4 बचे तो -2। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर y का मान -2 प्राप्त हुआ। तो ये जो समीकरण युग्म है, ठीक है, ये जो समीकरण युग्म था इनके मैंने 3 निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब इन 3 निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ को कैसे बनाया जाता है अभी मैं आप करके दिखाता हूं। तो अब आपको ग्राफ पेपर पर इन समीकरणों को बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए ऐसा एक ग्राफ पेपर होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो गहरी लाइन है ना, जैसे एक बड़ा खाना आपको दिख रहा है, ये वर्गाकार होता है, तो मध्य से हम क्या करते हैं एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं इस तरह से, और इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचकर इस ग्राफ पेपर को 4 समान भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अब मेरे जो दाईं तरफ है इसको +x अक्ष और जस्ट इसके -x अक्ष। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसमें दाईं तरफ +x अक्ष और बाईं तरफ -x अक्ष। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ऊपर की ओर +y अक्ष और नीचे की तरफ -y अक्ष। ठीक है, अब जो गहरी लाइन है यहाँ जैसे ये, तो इन पर 1, 2, 3 क्रमिक रूप से लिख लेता हूं। ठीक है, हर खाने के ऊपर एक एक अंक डाल देता हूं। अब चूंकि देखिए यहाँ जितने भी मैंने आपको उदाहरण में आप बताऊंगा उनमें कोई भी मान 8 या 10 से ज़्यादा नहीं है, x का या y का मान, तो यहाँ पैमाना मानने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम पैमाना क्या लिख सकते हैं कि x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि यहाँ x और y के मानों की कोई इकाई नहीं है, रुपए, पैसे, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कोई इकाई नहीं है। इसलिए हम केवल क्या कह सकते हैं सीधे सीधे कि पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, इसी तरह y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। इसी तरह अब y अक्ष पर मान लिख लेंगे और x अक्ष पर चूंकि देखो इधर की साइड माइनस है तो माइनस के अंक लिख लेंगे, और नीचे की तरफ y भी माइनस है तो हम माइनस के अंकन कर लेंगे। और अंकन करने के पश्चात में समय को बचाने के लिए अब सीधे सीधे आपको बताता हूं कि ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, मैंने यहाँ अंकन इसको पहले से ही करके रखा है जिससे समय बच जाए। अब देखिए जो मैंने अभी आपको समीकरण हल करके बताया था उसके निर्देशांक इस तरह से थे। पहला युग्म क्या था, 5 और 1। तो देखिए x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 1, तो मैं इनके अंकन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूं। अब देखिए x बराबर 5 देखना है, तो x बराबर प्लस के 5 है तो यहां 5 हुए। ठीक है, और इस पर कहां तक चलना है, y बराबर 1, तो 5 से प्लस y की ओर अर्थात ऊपर की ओर चलना है। कहां तक कि हम सीध में पहुंच जाएं y बराबर 1। तो देखिए ये बिंदु मैंने मान लिया a। ठीक है, इसके निर्देशांक में लिख देता हूं 5, 1। पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है निर्देशांक लिखते समय, हमेशा ये ध्यान रखें।
तो देखिए इस बिंदु को देखिए, नीचे की तरफ एक्स अक्ष की तरफ देखते हैं तो 5 आ जाता है, और अगर वाई अक्ष की तरफ देखते हैं तो 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके निर्देशांक कितने, 5 और 1। अब दूसरा बिंदु अंकित कीजिए, देखिए 2 और 3, अर्थात x बराबर 2 देखना है। तो देखिए x बराबर 2 ये आगे, और y बराबर 3, तो ये बिंदु हुआ, ये B बिंदु आ गया। तो जिसके निर्देशांक कितने, 2 और सही, ये 2 2 हो गया है। तो देखिए 2 पर कितना है, 3, तो ये बिंदु आएगा सब। चलो ये बिंदु नहीं था, तो ये B बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक कितने हैं, 2 और 3। ठीक है, यहां से देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3। अब एक और बिंदु अंकित कर लेते हैं, x बराबर -1 और y बराबर 5। तो देखिए x बराबर -1 इधर है, इधर है ना। अब -1 वाली लाइन पर कब तक चलते जाइए, जब तक y बराबर 5 पर नहीं पहुंच जाएं। तो ये C बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक कितने, -1 और 5, पहले x का मान फिर y का मान। अब अगर आपने निर्देशांक निकालने में कोई गलती नहीं की है तो ये बिंदु एक सरल रेखा में आने चाहिए। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ अंकन में गलती की थी, तो अब देखिए तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बिंदु गलती से लगा जाता, ठीक है, तो वो एक सरल रेखा में नहीं आते। ये 2 बिंदु तो एक लाइन में आ जाते, तीसरा नहीं आता। चलो इस कागज को मैं इधर कर लेता हूं, है ना। अब देखिए ए बी और सी तीनों ही बिंदु एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहे हैं, अतः इनको मिलाने वाली एक सरल रेखा खींच दीजिए जो पहले समीकरण के ग्राफ पर निरूपण को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस समीकरण, जो ये समीकरण है, ये जो लाइन है वो किसको व्यक्त कर रही है, पहले जो हमने निर्देशांक निकाले थे अभी, किसके, 2x + 3y बराबर 13 के। तो यहां मैं लिख देता हूं 2x + 3y = 13। तो ये जो लाइन है वो 2x + 3y बराबर 13 को व्यक्त कर रही है। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण था 5x - 2y बराबर 4, इसके निर्देशांकों को देखिए और इसका अंकन करते हैं। देखिए x बराबर 2 और 3, फिर वही पुनः आ जाता है। ठीक है, यही बिंदु, तो ये 2 और 3 आ गया। चलो अब देखिए 4 पर 8, तो x बराबर 4 देखते हैं और y बराबर 8, तो 4 वाली लाइन पर तब तक चलते जाइए, कब तक, जब तक y की सीध कहाँ जाए, 8 की सीध में। तो देखिए ये बिंदु, चलो इसको q मान लेता हूं, इसके निर्देशांक कितने हो गए, 4 और 8। तो देखिए q बिंदु के नीचे की तरफ 4 और इधर की तरफ 8। ठीक है, अब यहां और देखिए x बराबर 0 पर y बराबर -2। तब देखिए ये मूल बिंदु होता है जहां x और y अक्ष काटते हैं, तो ये मूल बिंदु होता है जिसको O से व्यक्त करते हैं। तो ये O है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि यहाँ ना तो x का सॉरी x का कोई मान है ना y का मान है। तो x बराबर 0 पर, अर्थात इसी लाइन पर कहाँ तक चलना है, -2 तक। तो -2 कहाँ है, देखिए ये -1 और ये -2, तो ये R बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक क्या है, 0 और -2। तो अब देखिए ये तीनों लाइन, कौन से बिंदु, 2 3, जो पहले समीकरण का भी था और पहले समीकरण में भी था और दूसरे समीकरण का भी पहला निर्देशांक था, Q और R, तीनों एक सीध में आ गए ना। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं। तो अब इन तीनों लाइनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूं मैं जो दूसरे समीकरण को व्यक्त करेगी। और दूसरा समीकरण क्या था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5x - 2y बराबर 4। तो ये जो रेखा है किसको व्यक्त कर रही है, 5x - 2y बराबर 4 को। अब एक बात सोचिए, क्या ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कर रही हैं, कहां कर रही हैं, बिंदु B पर। तो B बिंदु ही इस समीकरण निकाय का हल है। तो हल क्या है, x अक्ष पर लंब डाल दीजिए इस तरह से। तो x अक्ष पर मैंने लंब डाल दिया, तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x बराबर 2 पर। तो x का मान 2 आएगा और y बराबर कहां है, 3। तो y बराबर 3, ये इस समीकरण निकाय का हल है। ठीक है, अब आप x बराबर 2 और y बराबर 3 रख कर देख लीजिए। जैसे यहाँ रखिए, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 और 9 13 हो गए। इसका मतलब 2 और 3 पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं ये मान। क्या ये मान दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं, रख कर देख लीजिए। x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो देखिए 5 दूनी 10
10 में से y का मान 3 है, तो 2 3 6, 10 में से 6 गया तो 4 ही बचते हैं ना। अर्थात दोनों समीकरणों को ये x बराबर 2 और y बराबर 3 संतुष्ट कर रहे हैं, अतः यह इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें और क्या करना है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, और साथ में एक प्रश्न भी जोड़ दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दो रेखिक समीकरण हैं, दो चर वाले, इनके द्वारा सबसे पहले मैं इनका ग्राफीय निरूपण करूंगा निर्देशांक ज्ञात करके, फिर इनके द्वारा व्यक्त की गई दोनों लाइनों तथा एक्स अक्ष के द्वारा एक क्षेत्र का निर्माण होगा, उसको मुझे छायांकित करना है और उस छायांकित क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें एक 2 नंबर का अलग से प्रश्न जोड़ दिया गया है। कभी कभी ऐसा कर देते हैं, जैसे 2019 में मैं उस प्रश्न को भी हल कराऊंगा, राजस्थान बोर्ड में भी किया था। तो 4 नंबर का वो अलग से प्रश्न हो जाता है जो ग्राफ बनाने वाला है, और 2 नंबर का जो जैसे शेडेड एरिया का क्षेत्रफल और ऐसी जो चीजें वो साथ में जोड़ देता है, वो करता है। तो ठीक है, तो देखिए अब 3 निर्देशांक हमने इसलिए निकाले थे पिछले समीकरण में जिससे कोई त्रुटि ना हो। अब केवल 2 निर्देशांक, अगर हम त्रुटि ना करें तो 2 निर्देशांक ही किसी समीकरण को ग्राफीय लाइन के द्वारा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं। मुझे पता है ना, आप लोगों को भी पता है कि किसी भी रेखा को व्यक्त करने के लिए इनिशियल पॉइंट चाहिए और फाइनल पॉइंट चाहिए, अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्देशांक चाहिए, उनको मिलाकर एक रेखा व्यक्त कर देंगे, वो समीकरण को व्यक्त करेगी। अब जैसा मैंने वायदा किया था, आपको विदिन 30 सेकेंड में निर्देशांक निकाल के भी बताऊंगा कि 30 सेकेंड में, जैसे पिछले प्रश्न में 5-6 मिनट लग गए थे निर्देशांकों को ज्ञात करने में, आप विदिन 30 सेकेंड निकालेंगे। पर पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर घड़ी लगाकर, मेरे साथ सर हैं रूप सिंह जी, वो आपके सामने घड़ी लगाएंगे, क्या 30 सेकेंड से ज़्यादा होता है आप ही देख लेना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, दोनों समीकरणों को लिख लेता हूं, ठीक है। और ये है 2x माइनस वाई और बराबर -2 लिख देता हूं, क्यों आपको पता है बराबर -2 होगा, ठीक है। तो हम अब की बार पक्षांतरित करते ही नहीं है, सीधे सीधे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो जो पहले बताया था कायदा वही रहेगा। अब इसमें देखिए आप, मैं पहले सारणी बना लेता हूं क्योंकि केवल मुझे 2-2 निर्देशांक ही निकालने हैं, ठीक है। प्रत्येक समीकरण के लिए हम 2-2 निर्देशांक ही निकालेंगे। तो एक्स वाई, और इधर भी मैं एक्स वाई लिख देता हूं, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है, ये 2-2 मान के लिए पर्याप्त है। अब क्या करेंगे, देखिए अब सर घड़ी लगा लीजिए, 30 सेकंड में निकाल देंगे हम। अब देखिए पहले y का मान 0 रख लीजिए और x का मान निकालिए। तो y का मान 0 रखे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3, 2 3 6। अब x का मान 0 रख लीजिए तो y का मान क्या हो जाएगा, 6। 30 सेकंड से भी कम समय में निकल गए सर कह रहे हैं 14 सेकंड में, तो उसके तो और 14 सेकंड से भी कम में समय निकलेंगे। मैंने क्या किया, दोबारा सुन लीजिए, कोई गलती ना हो। मैंने क्या किया, क्योंकि ग्राफ पेपर आप हल करके भी इसको आना तो पड़ेगा ना आपको, तो क्या करें, पहले x के निर्देशांक को 0 कर दीजिए, दूसरी बार y के निर्देशांक को 0 कर दीजिए। 0 वाले तो और सरल होते हैं बनाने में। जैसे पहले क्या किया मैंने, यदि y बराबर 0 है तब क्या किया भाई, देखिए 2x प्लस 0 बराबर 6। इसका मतलब 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। सीधे निकाल सकते हैं यार। y बराबर 0 रखा तो y आउट, 0 मान हो जाएगा। तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 हो गए ना। x का मान कितना रखें कि 2 3 6 आ जाए, x का मान 3 0। और फिर क्या करूं मैं, y बराबर 0 रख लिया, अब x बराबर 0 रख लीजिए। x बराबर 0 है तब
क्या कंडीशन आएगी, x का बराबर 0 होगा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 आ ही गया, क्योंकि ये तो 0 टर्म हो गई। जब x का मान देखिए, जिसको 0 के बराबर रखें उसको यूं कर लीजिए, जैसे y बराबर 0 रखा तो y खत्म, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, 0 3 आ गया। x को 0 किया तो y बराबर 6। कहाँ इसमें 30 सेकंड भी कहाँ लग रहे हैं। चलो इसी ट्रिक को यहाँ अपनाइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। y बराबर 0 किया तो 2x बराबर -2, x बराबर -1, तो 0 और -1, इसको 0 किया तो y बराबर 2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, कहाँ 30 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड में भी हो जाता है, बस अभ्यास की जरूरत है। चलो मैंने क्या किया उसको लिख देता हूं। यदि y बराबर 0 है तब देखिए 2x - 0 बराबर -2, तो x बराबर -2/2 बराबर -1। ठीक है, तो 0 पर -1, y बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या था, -1। अब देखिए अब क्या करना है, यदि x बराबर 0 है तब क्या होगा भाई, 0 ये 0 हो जाएगा, तो -y बराबर -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया, 2। दैट्स ऑल। तो अब इसका मैं ग्राफ बना के आपको बताता हूं। तो देखिए अब जो समीकरण निकाया था 2x + y बराबर 6 और 2x - y बराबर -2, इनके निर्देशांक जैसा हमने अभी ग्रीन बोर्ड पर निकाले थे 3 0 0 6। तो पहले समीकरण को हम अंकन करते हैं भाई। तो देखिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 ये रहा बिंदु, y बराबर 0, अर्थात मुझे ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, अर्थात यही बिंदु है जो किसको व्यक्त कर रहा है, 3 और 0 को। तो ये बिंदु हो गया a, पहला बिंदु। ठीक है, a बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए x बराबर 0, अब x बराबर 0 ये बिंदु हुआ, मूल बिंदु पर x का मान 0 और y का मान 0 होता है। तो देखिए क्योंकि मूल बिंदु की सीध में ही चले थे हम, देख लीजिए 3 तक। तो अब यहां देखिए 0 है x बराबर, तो इस लाइन पर चलना है y बराबर 6 तक, तो y बराबर 6 तक, तो ये बिंदु हो गया b। ठीक है, यहां 6 लिखा हुआ है, तो जिसके निर्देशांक क्या है, 0 और 6। अब इन दोनों को मिलाने वाली, बिंदु a और बिंदु b को मिलाने वाली जो रेखा होगी, दूसरे समीकरण को व्यक्त करने वाली रेखा। ठीक है, तो ये जो समीकरण है कौन सा था, 2x + y बराबर 6, इस लाइन पर लिख दिया, अर्थात इस समीकरण को ग्राफ पर व्यक्त करने वाली रेखा ये हुई। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। हमें रेखा इतनी ही नहीं खींचनी, इसको थोड़ा लंबा कर दे। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को देखिए सर, 2x - y बराबर -2, इसके निर्देशांक -1 और 0। तो देखिए -1 का अंक करें, x बराबर -1 ये हुआ, और इस पर 0 रखना है, तो 0 इसका मतलब यही बिंदु है। ठीक है, तो ये बिंदु C हो गया, C बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1 और 0। अब दूसरा बिंदु और क्या है, x बराबर 0 पर y बराबर 2, तो x बराबर 0 ये है और y बराबर 2, ये बिंदु हो गया D, जिसके निर्देशांक क्या है, 0 और 2। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए। ठीक है, C और D को मिलाने वाली रेखा खींच देता हूं, और दोनों ग्राफ जहां प्रतिच्छेद करें, ये हमारा हल हुआ। दोनों ग्राफ कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु को मैं क्या नाम दे देता हूं, P, और ये बिंदु कौन सा है, x अक्ष पर देखिए, इसका अंक लाइन खींच के देखिए, तो ये x अक्ष पर लंब डालूं तो x अक्ष पर कितना मान आ रहा है, 1, तो x बराबर 1 हो गया इसका, और y बराबर कितना है, 4, तो y बराबर 4 इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। पर इसमें एक प्रश्न और पूछ रहा है, उसको भी साथ साथ बताता चलूं कि इन दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली, हाँ सर एक गलती और है, गलती नहीं है, हम भूल गए हैं कि इस लाइन को व्यक्त करने वाले समीकरण को भी इस लाइन के ऊपर लिखने की परंपरा है। ठीक है, अगर ना भी आप लिखेंगे तो
थोड़ा सा ये सोचने में परीक्षक को दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको व्यक्त करने वाली रेखा है। तो परीक्षक की सरलता के लिए इस समीकरण को भी इसके ऊपर लिख दिया जाता है। तो 2x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इन दोनों रेखाओं अर्थात दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली रेखाओं तथा x अक्ष के मध्य, अब देखिए x अक्ष वाली लाइन ये हुई, ये लाइन है ना, x अक्ष के मध्य का जो रीजन है उसको आपको शेडेड करना है, छायांकित करना है। तो देखिए छायांकित करने के लिए अब ये x अक्ष है, जहां से जहां ये लाइन और यहां तक है, तो ये जो अंकन है देखिए ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये ठीक है, ये क्या है, x अक्ष और इन रेखाओं के मध्य, दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखा है और x अक्ष के मध्य का क्षेत्र है। अब वो एक चीज और पूछ रहा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ऑफ दिस रीजन। वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ दिस रीजन। तो एरिया ऑफ दिस रीजन, ये क्या संरचना क्या बन गई, ये संरचना बनी एक त्रिभुज की। त्रिभुज कौन सा बना, PCA, ये A बिंदु था, ये C बिंदु था, ये इंटरसेक्ट वाला जो बिंदु है वो मैंने P मान लिया था। तो P के निर्देशांक क्या है भाई, 1 और 4। ठीक है, तो अब देखिए दो तरीके से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए एक अलग से कागज ले लेता हूं और ये जो मेरे पास कागज है इसी पे मैं क्षेत्रफल निकाल के बताता हूं। एक तरीका तो देखो, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज PCA का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक तरीका तो ये है। अब देखिए 1/2 आधार कौन सा है, C से लेके A तक, तो CA इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है, इस बिंदु से लेकर और P तक, अर्थात P की x अक्ष से ऊंचाई कितनी है, 1 से लेके कितनी है, 4। तो ये बिंदु, इसको अगर मैं M मान लेता हूं, जहां लंब डाला था और यहां क्या था 1, तो PM, तो 1/2 CA का मान देखिए, C कहां से शुरू हुई है, -1 से। C कहां से शुरू हुआ है सर, -1 से शुरू हुआ है और कहां तक है, 3 तक। तो कितने हो जाएंगे, खाने गिन लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, कितने खाने हुए, 4। तो इसकी 4 इकाई हुई। CA की लंबाई कितनी है, 4। वैसे भी देख लीजिए, 3 से -1 तो 0 तक 3 हुए और 1 खाना और है। ठीक है, तो 4 इकाई टोटल, इसमें ऋणात्मक शब्द नहीं लिया जाता। इंटू PM, PM कहां तक है, 4 से कहां तक है, x अक्ष तक, तो 0 से 4, इसका मतलब इसकी भी ऊंचाई कितनी हो गई, 4। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 वर्ग इकाई। अब चूंकि यहाँ कोई मात्रक नहीं दिया गया है इसलिए 8 वर्ग इकाई इस क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। किस रीजन का, जो इन दोनों समीकरणों को दर्शाने वाली रेखाएं और x अक्ष, इनके मध्य का जो ये रीजन है, जो शेडेड में किया है ग्रीन से, ग्रीन में आप जो लाइन देख रहे हैं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया है, 8 वर्ग इकाई। दूसरा तरीका और है सर, आप क्या कर सकते हैं कि P बिंदु के निर्देशांक हैं ही मेरे पास 1 4, C बिंदु के निर्देशांक हैं -1 और 0, इसी तरह A बिंदु के निर्देशांक 3 और 0 हैं। तो मैं एक अलग कागज लेकर और हाँ तो सर देखिए, अब ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मेरे पास हैं, P के 1 और 4, C के -1 और 0 और A के निर्देशांक 3 और 0। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2। आपको सूत्र याद है, कहाँ पढ़ा था आपने, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। क्या सूत्र था कि x1 y2 - y3, पता है ना, अब तो याद आ गया होगा। x2 तो y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, पता है ना। x1 x2 x3 कोष्टक से बाहर रहते हैं और क्रमता का ध्यान रखना, चक्रीय गुण, जैसे 1 यहाँ हो गया 1 तो 2 और 3, अर्थात y2 और y3 अंदर आएंगे, दूसरा माइनस का रहता है। जैसे 2 बाहर है x2, तो देखिए 2 से अगली सीरीज अर्थात y3 - y1 आएगा।
इसी तरह x3 बाहर है तो 3 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2 ही आएगा। तो याद करना बहुत सरल है इसका। अब देखिए 1/2, अब आप कहेंगे x, ये x1 मान लेते हैं, ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। तो देखिए 1 बाहर आएगा कोष्टक में तो y2 कौन है 0 माइनस y3 क्या है 0, ठीक है, प्लस x2 के रूप में क्या है -1, कोष्टक लगा दिया, y3 क्या है 0 माइनस y1 और y1 क्या है 4 प्लस x3 क्या है 3 और y1 कितना है 4 माइनस y2 देखिए y2 क्या है 0। अब इसको सरल कर लीजिए, देखिए 1/2, 1 गुणा 0 ये तो क्या हो जाएगा 0। इधर देखिए -1 का गुणा -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +4। इधर देखिए 3 चौका 12, तो 12 और 4 16, तो 1/2 इंटू 16 अर्थात 8 वर्ग इकाई। तो दोनों तरह देखिए ऐसे निकाला तब भी 8 वर्ग इकाई, और अभी मैंने इस वाले कागज को भी आपके सामने ले आता हूं तो अब दोनों कागजों से देखिए, चाहे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाला तब भी 8 वर्ग इकाई, और यहां भी देखिए 8 वर्ग इकाई। आप वीडियो को पॉज करके दोनों की तुलना भी कर सकते। तो पेश है तीसरा प्रश्न, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसमें साथ में प्रश्न और जोड़ा गया है, सेट द एरिया बाउंडेड बाय द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस एंड y एक्सिस, ऑल्सो डिटरमाइन दिस एरिया। तो इसको हल करने के लिए मैं समीकरण को लिख लेता हूं दोनों ही, तो 2x प्लस वाई बराबर 8। अब मुझे पता है कि दोनों ही जो तरीके मैंने बताए थे प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में, उनके द्वारा आप इसके दो निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो उन तरीकों पर मैं नहीं जा रहा, मैं सीधे निकाल रहा हूं। कैसे कि पहले x का मान 0 रखिए तो y का मान क्या आ जाएगा -1, अब y का मान 0 रखिए तो x का मान क्या आ जाएगा x का मान क्या आ जाएगा 8। y का मान 0 जैसे ही रखूंगा ये समाप्त, तो x बराबर क्या दिखाई दे रहा है 1, ठीक है। इसी तरह अब यहां जाइए कि y बराबर अगर मैं 0 रखता हूं, तो सीधे 2x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो x बराबर 4, सरल है ना। अब मैं x बराबर 0 रख रहा हूं तो x बराबर चाहे कितना ही गुणांक हो, x बराबर 0 रखने पर पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 8, तो x बराबर 0 तो y बराबर 8, और ये निर्देशांकों का युग्म है। तो अब ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आपको। अब देखिए इस प्रश्न को ग्राफीय रूप में मैं निरूपित करता हूं। तो देखिए जो समीकरण था x माइनस वाई बराबर 1, इसके निर्देशांक आपके सामने स्क्रीन पर, तो उनको मैं दर्शाता हूं। देखिए x बराबर 1, ठीक है, और y बराबर 0, तो पहला बिंदु हुआ ये, तो a बिंदु में मान लेता हूं इसको 1 और 0, ठीक है। अगला क्या है, x बराबर 0 पर y बराबर -1, तो देखिए x बराबर 0 ये है और y बराबर -1, तो बहुत समीप वाले बिंदु हैं, तो ये बिंदु हो गया B, ठीक है। मैं दूसरे इस केस से लिख देता हूं जिससे पता रहे कि बिंदु ये B है, ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या हैं 0 और -1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा में खींच देता हूं। ये बहुत छोटी रेखा है, पर हमें जैसा आपको पहले भी बताया था कि ये रेखा लंबी खींचनी है, ठीक है। तो इस रेखा को मैं एक थोड़ी सी बड़ी रेखा खींच देता हूं, ये, क्योंकि हमें तब तक उन रेखाओं को खींचना होता है कि जब तक वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना कर जाएं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 8, इसके निर्देशांक 4 और 0, तो x बराबर 4 देखना है, तो x बराबर 4 ये आ गया, 0 इसी जगह पर है क्योंकि ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो ये तीसरा बिंदु आ गया, इसको मैं कह देता हूं C, जिसके निर्देशांक क्या है 4 और 0, तो C बिंदु के निर्देशांक 4 और 0। अब देखिए अगला बिंदु क्या है 0 8, अर्थात x बराबर 0 पर 8 तक चलना है, तो देखिए x बराबर 0 यहां है,
मूल बिंदु पर कहां तक चलना है, y बराबर 8, ये आ गया। तो ये बिंदु D हो गया जिसके निर्देशांक क्या है, 0 और 8। ठीक है, अब देखिए C और D को मिलाने वाली जो रेखा है वो दूसरे समीकरण को व्यक्त करेगी। तो देखिए C और D सरल रेखा में हैं। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर जो रिवाज है या कहें कि ये जो पंक्ति थी वो व्यक्त कर रही थी पहले समीकरण को। मैं बता देता हूं पहला समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 1। तो ये x माइनस वाई बराबर 1 लिख दिया मैंने समीकरण के ऊपर। और ये दूसरा जो समीकरण है वो व्यक्त कर रहा था किसको, 2x प्लस वाई बराबर 8 को। तो ये मैंने लिख दिया दूसरी लाइन पर। अब यहां से आगे समस्या खड़ी होती है, हमें क्या करना है, सेट द एरिया बाउंडेड बाय द टू लाइंस। टू लाइंस कौन सी, इन समीकरणों को व्यक्त करने वाली जो रेखाएं थी उन दोनों पंक्तियों के द्वारा तथा y अक्ष के द्वारा जो क्षेत्र बन रहा है उसको मुझे छायांकित करना है। तो अब देखिए y अक्ष ये है, अब इसको ध्यान से समझिए, y अक्ष कौन सी, ये लाइन है, और इन दोनों समीकरणों को व्यक्त करने वाली जो लाइन है इनके द्वारा व्यक्त है ना, इनके द्वारा जो व्यक्त नहीं, बाउंडेड एरिया। तो बाउंडेड एरिया देखिए यहां से लेकर ये जो एरिया है कौन सा, ये देखिए, ये मैं जो शेडेड कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मामला रहता है, धैर्य की भी ज़रूरत है। तो ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, और बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाना है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, और यहां तक आएगा। ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो P है। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर देखिए 3, तो x बराबर 3 और y की तरफ क्या है 2। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, इस शेडेड एरिया मैंने इसको छायांकित तो कर दिया, इसका क्षेत्रफल भी मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने अभी दो तरीके बताए थे, सरल तरीका कौन सा है, आप उसमें से एक रख लीजिए। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, PBD, यही है ना, PB और D छायांकित, इसका मतलब त्रिभुज PBD का क्षेत्रफल। अब सर आप देखिए, एक तो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है ना, सॉरी, उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो सूत्र बताया था, x1 हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, इस सूत्र से। तो उसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, आप सूत्र कौन सा लगा दें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें 1/2 आधार कौन सा है, देखिए B से लेके D तक, तो BD, और ऊंचाई कौन सी है, ये P बिंदु है, इसको मैं M मान लेता हूं। तो ये PM क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो देखिए 1/2 BD का मान कितना है, B कहां से शुरू हो रही है, -1 से 8 तक। तो कितने खाने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वैसे भी देख लिए 0 से 8 तक 8 खाने और -1 का 1 खाना, तो टोटल खाने कितने हो गए, 9 इंटू PM। अब PM कहाँ है, 0 से कहां तक है, 3 तक, ये ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 3। तो ये कितना हो गया, 27/2, इसका मतलब 13.5 वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया है मैंने, गलत है, ये वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां कोई इकाई नहीं दी गई है, पता नहीं किस में है ये, तो ये इसका आंसर है। हाँ, मैंने एक बात बताई नहीं कि इसमें पैमाना मैंने लिखा नहीं, जानबूझ के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x और y के मान अधिक नहीं है, इसलिए सब में पैमाना, अब तक जो तीनों प्रश्न मैंने बताए हैं उसमें एक ही लिखना है आपको कि पैमाना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, इसको आप स्वयं लिख लें। धन्यवाद। एक प्रश्न और देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक बैट
तथा 2 गेंद 1500 रुपये की खरीदी। बाद में उसी तरह का 1 बैट तथा 5 गेंद 1800 रुपये की खरीदे। इस स्थिति को ग्राफीय रूप में निरूपित करना है तथा 1 बैट और 1 गेंद का मूल्य भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब तक आपने जो भी प्रश्न किए थे उसमें समीकरण सीधे सीधे दिए गए थे और हमने केवल उनके निर्देशांक निकालकर सीधे सीधे उनको ग्राफीय रूप में निरूपित कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति उलट है। अब आपको जो भाषात्मक प्रश्न दिया गया है उसको पहले बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात आपको 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और तत्पश्चात उनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं मान लेता हूं कि माना 1 बैट का मूल्य, 1 बैट तथा 1 गेंद का मूल्य क्रमशः x व y रुपये है। तो क्या मान लेता हूं मैं कि 1 बैट का मूल्य x रुपये और 1 गेंद का मूल्य y रुपये है। तो अब देखिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 1 बैट अर्थात 1 बैट का मूल्य x रुपये हो गया, 2 गेंद अर्थात 2 बाई और टोटल कितना भुगतान किया है 1500। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1500, समीकरण 1। ठीक है। अब दूसरे समीकरण के रूप में आ जाइए कि बाद में उसी तरह का बैट, वही बैट अर्थात 1 बैट का मूल्य क्या हो जाएगा x रुपये, 5 गेंद का मूल्य, चूंकि 1 का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य 5y, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा जो चुकाया है उन्होंने x प्लस 5y और वो भुगतान कितना किया है 1800 रुपये। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी तरह कि सबसे पहले देखिए आप सारणी बना लीजिए। बहुत आसान तरीका रहता है निर्देशांक ज्ञात करने का। आप किसी भी तरह से ज्ञात कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक हो, x और y। ठीक है, आपको 2 निर्देशांक ज्ञात करने और इधर भी मैं बना लेता हूं। ये x और ये y, 2 निर्देशांक हमें निकालने। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं x बराबर 0 कर देता हूं। x बराबर 0 कर दिया तो जब जिस राशि को बराबर 0 किया जाता है तो उसको हम इस तरह से लोपित कर देते हैं। तो 2y बराबर 1500, तो y का मान कितना हो जाएगा 750। समझ में आई भाई। अब मैं y का मान 0 लूं तो y बराबर 0, इसका मतलब 2 गुणा 0 करने पर ये राशि 0 हो जाएगी। तो x बराबर सीधे सीधे कितना आ जाएगा 15 से। तो x का मान 15 से कब आया, जब y के बराबर मुझे क्या रखना पड़ा 0। तो ये निर्देशांक हो गए। इसी तरह भाई इसके निर्देशांक भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि पहले x बराबर में आप चलो y बराबर 0 ले लेते हैं। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1800 आ गया। अब देखिए कि अगर मैं x बराबर रख देता हूं तो 5y बराबर 1800 हो जाएंगे। तो y बराबर 360 आएगा। अब 360 के लिए खाने जो मानना वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो पूर्णांक में ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर x बराबर 300 रख दें, आप देखिए x बराबर मैं 300 रखूं तो 5y बराबर 1800 माइनस 300 अर्थात 1500, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 1500 बटे 5 300। ठीक है, तो x बराबर अगर मैं 300 रखूं तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 300। अब ये तो मैंने एक तरह से सीधे सीधे निकालनी है, पर आपको ग्राफ पेपर पे निर्देशांक दर्शा के भी आने हैं कि कैसे निकालें। तो जैसे पहली स्थिति क्या थी, मैंने क्या लिया था x बराबर 0, तो यदि x बराबर 0 है तब क्या हो जाता भाई 0 प्लस 2y बराबर 1500। इसका मतलब y बराबर 1500 बटे 2 बराबर 750। 0 और 750 आ गए। फिर नंबर 2 मैंने क्या किया था, यदि y बराबर 0 है तब x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 1500। तो ये तो 0 टर्म हो गई, तो x बराबर सीधे कितने आ गए भाई 1500। तो x बराबर 1500 और y बराबर 0। इसी तरह
सबसे पहले मैंने क्या किया था, y बराबर 0 रखा था नंबर 1 में। यदि y बराबर 0 है तब x बराबर क्या हो जाता भाई, तो चलो इसको लिख देते हैं, x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 1800 तो x बराबर ये टर्म 0 हो ही गई 1800, ठीक है। तो 1800 y बराबर 0 रखने पर। और दूसरी स्थिति में मैंने क्या रखा था, यदि x बराबर 300 हैं तब तो रखिए 300 प्लस 5y बराबर 1800, इसका मतलब 5y बराबर 1800 माइनस 300 बराबर 1500, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटे 5 बराबर 300। तो ये हमारे निर्देशांक आ गए। अब इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करना है, तो देखिए मैंने समय बचाने की दृष्टि से पहले इस ग्राफ को 4 भागों में बांट दिया था। कैसे बांटा था कि एक क्षैतिज रेखा खींचकर मध्य में और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर, और जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वो मूल बिंदु कहलाता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। मेरे दाईं तरफ प्लस एक्स अक्ष और बाईं तरफ माइनस एक्स, इसी तरह ऊपर प्लस वाई अक्ष, नीचे माइनस वाई अक्ष, ठीक है। और एक बड़े खाना जहां पूरा होता है वहां 1 लिख दिया, फिर अगले इसी तरह क्रमिक रूप से 2 3 4 ये प्लस के एक्स अक्ष के मान हो जाएंगे। इसी तरह ऊपर की तरफ प्रत्येक बड़े खाने पर मैंने 1 अंक लिख दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवश्यकता अनुसार लिख लेते हैं। ये तो x और y के प्लस के मान हुए। अब चूंकि यहाँ माइनस एक्स अक्ष है इसलिए प्रत्येक बड़ा खाना -1 -2 -3 -4 क्रमिक रूप से व्यक्त करेगा। इसी तरह नीचे माइनस वाई अक्ष है जो -1 -2 -3 -4 -5 के प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसमें जो निर्देशांक हैं उनमें मान 1800 तक 1500 750 उतने हैं, जबकि खानों की संख्या हमारे यहाँ 10 11 12 तक उपलब्ध है अधिकतम। तो इसका मतलब एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई हम नहीं मान सकते, तो हमें ऐसा पैमाना लेना पड़ेगा कि जिससे ग्राफ पर आसानी से ये निर्देशांक फिट हो सकें। तो फिट होने के लिए अब देखिए एक्स अक्ष पर अधिकतम मान क्या है दोनों में, यहां तो एक्स का अधिकतम मान 1500 है, आप देख ही रहे हैं। यहां एक्स अक्ष पर अधिकतम मान कितना है 1800, और मेरे पास कॉलम कितने 10 या 11। तो मैं ऐसा करता हूं एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर जो पैमाना है, मैंने पैमाना शब्द पहले यहीं लिख दिया है, तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना ले लेता हूं मैं 200 रुपये। क्यों, सब रुपये में है, वेट और गेंद का जो मूल्य है वो रुपये में है, इसलिए मैं एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 200 रुपये ले लेता हूं। इसी तरह वाई अक्ष पर, अब देखिए वाई अक्ष पर अधिकतम मान कितना है 750 है। अब देखिए और मेरे पास उपलब्ध खाने हैं 9-10 तक, तो एक बड़ा खाना बराबर वाई अक्ष पर मैं कितना ले सकता हूं 100 रुपये ले सकता हूं, ठीक है। आसानी से ये 7.5 खानों में आ जाएंगे। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप पैमाना ले सकते हैं जो सुविधाजनक हो और उपयुक्त हो। पैमाना मानते समय आप थोड़ी सावधानी रखें। अब देखिए पहला बिंदु व्यक्त करने के लिए x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 इस जगह x बराबर 0 और y बराबर 0 ये मूल बिंदु है। अब कहाँ चलना है मुझे 750 तक, 750 तक, चूंकि y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 है तो 7.5 खाने होंगे। तो देखिए 6 खाने 7 खाने ये 8 खाने, तो इसके मध्य में ये जो बिंदु होगा a, ठीक है, ये किसको व्यक्त करेगा 0 और 750 को, ठीक है भाई, ये पहला बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है 1500 x का मान है और y का मान 0, तो y का मान 0 यहां है, इसका मतलब x का मान मुझे चलना है 1500 तक। अब चूंकि x अक्ष पर जो पैमाना लिया गया है एक बड़ा खाना बराबर 200 रुपये है, तो 1500 के लिए कितने चाहिए 7.5 खाने, तो 7.5 खाने कैसे कहाँ आएंगे भाई, यहां देखिए बिल्कुल मध्य में आएंगे, 7 और 8 के मध्य में आएंगे। तो ये किसको व्यक्त करेगा 1500 और 0, और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं B, ठीक है, ये B बिंदु आ गया। अब A और B बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा में खींचूंगा जो पहले समीकरण के ग्राफ को व्यक्त करेगा, ठीक है भाई। तो अब मैं एक सरल रेखा खींच रहा हूं और ये सरल रेखा किसको व्यक्त कर रही है,
पहला जो समीकरण था, और पहला समीकरण क्या था, x प्लस 2y बराबर 1500। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं x प्लस 2y बराबर 1500। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि ये जो रेखा है किस ग्राफ को निरूपित कर रही है। अब देखिए दूसरा, इसके लिए देखिए x बराबर 1800, y बराबर 0, सॉरी, देखिए y बराबर 0 यहां है। ठीक है, अब 1800 के लिए कितने चाहिए x अक्ष पे, 9 खाने, तो ये बिंदु हो गया दूसरा। तो इसको मैं अलग कलर से व्यक्त कर देता हूं, तो ये बिंदु हो गया C, ये बिंदु है जो C, और किसको व्यक्त करेगा भाई, 1800 और ये 0 को। ठीक है, ये बिंदु, ये 750, मतलब सॉरी 1500 और 0 को व्यक्त करने वाला था, ये बिंदु B था, ये बिंदु C हो गया। अब देखिए अगला कौन सा है, 300 और 300, तो x अक्ष पर 300 के लिए खाना कितना चाहिए, 1.5, क्योंकि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 200। तो देखिए 1.5 वाले पे कहां तक चलेंगे, 3 खाने जहां तक होंगे। तो देखिए 3 खाने y अक्ष के यहां आ गए ना। अब देखिए इस बिंदु पर देखिए नीचे की तरफ 1.5 खाना है, 1.5, और इधर देखिए 3 खाने, तो इसका मतलब ये बिंदु हो गया D। ये किसको व्यक्त करेगा भाई, ये व्यक्त करेगा 300 x अक्ष पर और 300 ही y अक्ष पर। ठीक है, तो अब C और D को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे हम, C और D को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, ये C है और ये D है, आपको दिख गया होगा। और आप विद्यालय, आप इस, हाँ, जब परीक्षा में आप बनाओगे तो बारीक पेंसिल से बनाने, अब मैं स्केच का प्रयोग ले रहा हूं जिससे आपको आसानी से दिखे, तो थोड़ा बहुत ये तिरछा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ था वो किसको व्यक्त कर रहा है, दूसरे समीकरण को, और दूसरा समीकरण भी मैं लिख देता हूं, वो क्या था, x प्लस 5y बराबर 1800। तो x प्लस 5y बराबर 1800, ये दूसरा समीकरण, जिससे पता लग जाता है कि कौन सी जो लाइन है किस समीकरण को व्यक्त कर रही है। अब दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो उसका आंसर होता है। प्रतिच्छेद दोनों कहां कर रहे हैं भाई, आप देखिए इस बिंदु पर कर रहे हैं, यहां ही कर रहे हैं ना। तो अब देखिए x अक्ष पर डालिए, ये x अक्ष पर लंब मैंने डाला, ये कहां है, 6.5 पर देखिए, और ये y अक्ष पर लंब है। स्केल की सहायता से आपको परीक्षा में डालना है, अब तो मैं सीधे सीधे और लिख रहा हूं। तो इसका मतलब x अक्ष पर कितने, 6.5, और x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर मान कितना है, 200, तो 6.5 के बराबर कितने हो जाएंगे, 1300। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हुए, 1300, कौमा, और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर क्या है, 100, इसलिए ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसके निर्देशांक कितने आ गए, 1300 और 100। अब x का मान कितना है भाई, 1300, और y का मान कितना है, 100, ये रुपए में थे। इसका मतलब अब आप यहीं देख लीजिए, x क्या था, एक बैट का मूल्य, और y क्या था, एक गेंद का मूल्य। अतः आंसर क्या आया, अतः एक बैट का मूल्य x, और x का मान कितना आया है भाई, 1300 रुपये, और एक गेंद का मूल्य y अर्थात 100 रुपये। आप प्रश्न में आप देख सकते हैं, एक बैट और 2 गेंद, तो 1300 प्लस 200 1500 हो गए ना। दूसरी स्थिति में क्या था, एक बैट और 5 गेंद, एक बैट 1300 रुपये का, 5 गेंद 500 रुपये की, टोटल 1800 रुपये। इसका मतलब हमने जो प्रश्न हल किया है ग्राफ के द्वारा वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को बताने का मेरा उद्देश्य क्या था कि इससे पूर्व जितने भी प्रश्न हमने किए थे उनमें हमें कोई पैमाना मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि राशियां इतनी बड़ी नहीं थी। एक बड़ा खाना बराबर हमने एक इकाई उसमें आराम से ले लिया था। लेकिन यहाँ x और y के मान अधिक थे, इनको व्यक्त करना आसान नहीं था, इसलिए हमें इन राशियों को ग्राफ पर व्यक्त करने के लिए उचित पैमाना मानना पड़ा।